भाग दो नागरिकता, ये पढ़ लिए थे। भाग दो किससे संबंधित है बच्चा? नागरिकता। नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आपके यहां कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। आर्टिकल बताइए तो। 5 से 11। आर्टिकल संख्या 5 बोलिए तो क्या कहता है? नागरिकता की परिभाषा या शुरू में नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 पाक टू इंडिया। 7 कहता है इंडिया टू पाकिस्तान। 19 जुलाई 1948 ये परमिट लागू हुआ था कि उसके पहले आ जाना है। ठीक, चलो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे बच्चा। 8 नंबर बोलिए तो। 8 नंबर नागरिकता नहीं, विदेश में रहने पर भारतीय नागरिकता बने रहना। भारतीय नागरिकता बने रहना। ठीक, चलो बच्चा 9 नंबर बता दो बेटा, तुम लोग जल्दी बोलो। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय समाप्त। बात समझ गए? बताते हैं। 10 नंबर बोलिए। नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना। 11 नंबर आर्टिकल कानून संसद बनाएगा। नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा बच्चा? संसद को जिम्मेदारी गई है। संसद का कौन सा मंत्रालय? संसद गृह मंत्रालय। बात समझे? इसी 11 के तहत आपके नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। बताओ बाबू, नागरिकता अधिनियम कब आया? बोलो बोलो। नागरिकता अधिनियम ये कब आया बच्चा? 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। एक जन्म से, एक पंजीकरण से, एक वंश परंपरा से, एक देशीकरण से और एक भूमि अर्जन से। ये 5 प्रकार की नागरिकता मिलती है? नहीं मिलती है? बोलो मास्टर नहीं मिलती है। तुम्हारा नाम रिकॉर्ड हो रहा है, मास्टर नहीं देखना वीडियो। ठीक। आर्टिकल 11 के तहत संसद इसमें बहुत सारा संशोधन किया। बात समझे? आर्टिकल 11 क्या कहता है? आपके नागरिकता पे संसद ही कानून बनाएगा। और संसद का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। चलो कितना बार संशोधन हुआ है वो देख लेते हैं। बोलो बच्चा। इसमें संशोधन हुआ है पहला संविधान, ये पहला संशोधन नागरिकता में 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। बात समझे? ये अभी तक नागरिकता में संशोधन है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि नागरिकता में किया गया पहला संशोधन 1986। नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955। कोई अधिनियम तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है। उसके पहले ये क्या रहता है? विधेयक या बिल? विधेयक या बिल रहता है। चलिए, नागरिकता आप 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला बाय बर्थ, जन्म से। किससे? अगर आप 26 जनवरी 1950 देखिएगा, ये 1955 के अधिनियम के तहत 5 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है। बात समझे? जन्म से,
देशीकरण से, पंजीकरण से, वंश परंपरा से, और 5 नंबर भूमि अर्जन से। ये हम आपको बता चुके थे। गणेश देखिए, ये 5 तरीके से नागरिकता आप ले सकते हैं। ये 1955 के अधिनियम के तहत था। बात समझे? 1955 में जो नागरिकता अधिनियम आया, उस नागरिकता अधिनियम के तहत आप 5 तरीके से नागरिकता भारत की ले सकते हैं। पहला है जन्म से। इसमें यह प्रावधान था कि 26 जनवरी 1950 को जो या उसके बाद भारत में केवल जन्म लिया है, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। सोचिए, ये सबसे वाहियात कानून था। बात समझे कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जो भारत में जन्म लेगा, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। कोई भी घूमने आता है, आपके भारत में लड़का हो गया, वो भारत का नागरिकता पालेगा। नहीं समझे? इसी में संशोधन किया गया पहला 1986 में। इसमें बात समझे? 1986 में संशोधन करके कहा गया, सोचिए सरकार का नींद कब खुला? 31 साल बाद। कितना साल बाद? 31 साल बाद सरकार को लगा कि नहीं, ये कानून गलत है, इसका दुरुपयोग होने लगा था। जन्म से बहुत सारे घुसपैठी आते थे, यहां शादी विवाह करते थे, हम दो हमारे गिन लो, नहीं होता है, 4-5 को शादी करता है लोग। तो आतंकवादी आता था जम्मू कश्मीर में, 4-5 को से शादी करता था, 4-5 को से 42 को लड़का होता था, वो 42 आतंकवादी बनता था, नहीं बनता था। तो इस कानून को रोक दिया गया, थोड़ा सा कड़ा प्रावधान किया गया, और 26 जनवरी जो जन्म से नागरिकता भारत दे रहा था, उसमें संशोधन किया गया 1986 में, पहला संशोधन। इसमें कहा गया कि अब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है, केवल जन्म लेने के आधार पर नागरिकता भारत सरकार नहीं देगा। अर्थात 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मे सभी बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, केवल उन्हीं बच्चों को नागरिकता दी जाएगी जिनमें माता और पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। बात समझ गए? ये 86वां संविधान संशोधन कहा गया। ठीक, उसके बाद 4 नंबर में देखिएगा, हम लिख दिए हैं उल्टा सीधा, वंश परंपरा से। आपका समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। अब बाप के नाम से जाने जाते हैं हम लोग। बात समझ गए? विदेश में रहने वाले अगर बच्चों का जन्म होता है, जैसे वेंकटेश गए विदेश, समझे? गणेश गए विदेश, और उनका बच्चा कहां जाना चाहेंगे विदेश में? अमेरिका जाएंगे। तो इनका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, ठीक है? तो बाप के वंश के आधार पे, बाप की नागरिकता के आधार पे, इनके बाप भारत के नागरिक है, माने ये बाप हुए उनके वेंकटेश, इनके आधार पर उस बच्चे को नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन 1992 में महिलाओं ने कर दिया केस। बात समझे? कि केवल बाप के वंश के आधार पे क्यों? हम भी तो 9 महीना पेट में रखते हैं। तो माता के नागरिकता के आधार पर बच्चों को भी, विदेश में जन्मे बच्चों को भी नागरिकता वंश परंपरा के अनुसार मिलेगा। यह प्रावधान 1992 में आया है। बात समझे? माता के नागरिकता के आधार पर, यह नागरिकता है, गौ है। बात समझे कि नहीं? ये हो गया। उसके बाद देशीकरण से, बाई नेचुरलाइजेशन। अगर आप भारत के नेचर में रंग चुके हैं और आप भारत के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, एकदम नहीं होता है नेचुरल देसी, तब आपको नागरिकता भारत सरकार दे देगी। बात समझे? अगर आप बिल्कुल भारत के देसी रंग में रंग गए,
भारत का खाना पीना अच्छा लगने लगा आपको, भारत का तीज त्योहार, शादी विवाह, फंक्शन, त्योहार, ये सब अच्छा लगने लगा, बात समझे। और उसके साथ अगर आप 10 साल भारत में रह चुके हैं, कितना साल, 10 से देसी, 10 से 10 साल, बात समझ गए, 10 से देसी 10 साल। अभी दांते काट लेंगे, आएंगे वहां इतना कचकचा के काटेंगे ना, कई दिन तक दुखाएगा, बतियाता है, बात समझे। क्या बोल रहे थे, हाँ 10 से देसी, 10 से 10 साल, तो एकदम। और देसी करेक्ट तरीके से नागरिकता आप ले सकते हैं। एक अच्छा 22 भाषा है भारत में, संवैधानिक 22 भाषा में से कोई एक भाषा, कोई एक भाषा अगर आप जान चुके हैं, अच्छे से समझना जानते हैं, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, आप 10 साल भारत में रह चुके हैं, तो देसी करण से आपको भारत क्या दे देगा, नागरिकता दे देगा। बाय बर्थ समझ गए, वंश परंपरा के अनुसार समझ गए, देसीकरण से, रजिस्ट्रेशन से आप कर सकते हैं भारत का नागरिक, अगर 7 साल अगर भारत में आप रह चुके हैं तब। भूमि अर्जन से, अगर भारत किसी क्षेत्र को विजिट करता है या अपने में शामिल करता है, तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, नहीं हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पाकिस्तान ले लेना है पूरा, ठीक है, पाकिस्तान पूरा ले लिए, तो पाकिस्तान के रहने वाले नागरिक अब कैसे किसके नागरिक माने जाएंगे, सीधा बात, भूमि अर्जन से। कोई समस्या। और वंश परंपरा से बताइए दिया है, माता 1992, ध्यान रखिएगा, बात समझे। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपकी नागरिकता ली कैसे जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये उस समय तत्काल समय के लिए बनाया गया था, ठीक। तो अब यहां से क्वेश्चन वगैरह पूछता है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए अगर आप ध्यान रखिएगा तो अच्छी बात है, ठीक। चलो, अब नागरिकता आप कैसे छीना जा सकता है। नागरिकता समाप्त, नागरिकता, देखो गणेश ये नहीं पूछे थे आप, नागरिकता आपकी समाप्त कैसे होगी। पहला तरीका, अगर आप नागरिकता का त्याग कर देते हैं तब। कोई समस्या। नागरिकता का त्याग करने पर 2 नंबर, सरकार के द्वारा नागरिकता ले लेने पर, पहले इसको समझो, 3 नंबर। 2 नंबर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त। 3 नंबर में, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, वंचित करने पर, यह 3 तरीके से नागरिकता आपकी, ये 3 तरीके से नागरिकता गलो। सरकार नागरिकता कब छीनेगा, जब आप कोई देश विरोधी काम कीजिएगा। देश विरोधी कहने का मतलब है युद्ध के समय दुश्मन देश का मदद कर दिए, तब सरकार आपसे नागरिकता ले लेगा। युद्ध के समय दुश्मन देश का मदद, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, लगातार 7 साल बाहर रहने पर, लगातार 7 साल, कितना साल बच्चा, 7 साल, 7 साल अगर आप विदेश रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो अब आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इन तरीकों से ये नागरिकता समाप्त, यही हम आपको पढ़ा चुके थे। विदेश जाके कहीं नहीं कर सकते, आते जाते रहिए, 3 साल का परमिट होता है ना जी।
3 साल का नहीं होता है वीजा पासपोर्ट? पासपोर्ट जरूरी होता है देश छोड़ने के लिए। अगर आप अपना देश छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार पासपोर्ट बनाया है कि पासपोर्ट पर आप लिखा जाएगा कि कितना बार आप विदेश भ्रमण किए हैं, कितना दिन के लिए जा रहे हैं, और जहां जिस देश में जाएंगे उस देश से वीजा आता है, आप समझे? तो वह वीजा के थ्रू आप उस देश में उतना दिन रहते हैं, समाप्त होता है, फिर आप उसी पासपोर्ट पे आप अपने घर चले जाते हैं। तो लोग कमाने जाता है तो 2 साल 3 साल बाद आता है, नहीं आता है? आपके घर से, हमारे घर से, सबके घर से लोग विदेश में कमाने जाता है। बात समझे कि नहीं? पैसवा बैरीना भेजलस पिया के विदेशवा हो, पैसवा बैरीना पैसे के चलते में सब हो रहा है। किसी को थी कटले है कि यहां से नौकरी वहां चल जाएगा, वहां कहां कहां लोग जाके नौकरी कर रहा है। अगर पैसा का बात नहीं होता, ये पापी पेट मौत से भूख बड़ी, मौत से भूख बड़ी, रात में भर पेट खा के सोइए, सुबह फिर खाली सामने खड़ी, सुबह फिर भूख नहीं लग जाता है। तो वेंकटेश अगर आप कमाइएगा नहीं तो श्रीमती वेंकटेश्वरनी को क्या खिलाइएगा? बताइए, कोई समस्या? चलिए, इस तरीके से हम लोग नागरिकता को खत्म कर दिए। बाकी अब नागरिकता से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक? इस तरीके से ये नागरिकता है। ऑनलाइन वाले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हालांकि ये सब किताब में रहता है। कोई समस्या? फोटो लीजिएगा। जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए। चेस आगे बढ़ गया। हाँ, चाबी है, लीजिए। अरे लीजिए ना, सुनिए ना, आपका चाबी कहाँ है? ए वेंकटेश, जाइए तो रजिस्टर लेकर जाते, दे दीजिए क्लास का रजिस्टर इनको। हो गया? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 3। कौन सा भाग? बाबू, आपको हम भाग 1 पढ़ा चुके हैं। भाग 1 में क्या है? आर्टिकल संख्या 1 से 4। इसमें क्या कहता था? भारत राज्यों का संघ होगा। यह हम आपको पढ़ा चुके हैं। हम आपको भाग 2 भी पढ़ा चुके हैं, आर्टिकल संख्या 5 से 11। इसमें क्या था? नागरिकता। अभी पढ़ के निकले। अब आप पढ़िएगा भाग 3। कौन सा भाग? आर्टिकल संख्या 12 से 35। इसमें क्या पढ़िएगा? मौलिक अधिकार। समझ गए? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार, भाग 3। चलो बच्चा, अब हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक? मौलिक अधिकार की चर्चा बताइए। भाग किस भाग में है? आर्टिकल संख्या कहां से कहां तक? 12 से। ये कहां से लिया गया है बच्चा? बहुत मार मारेंगे, रूस बोलती है। आपके मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए हमारा मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है। वाद्य योग्य है अर्थात थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, सुनवाई ये सब हो सकता है। इसी को वाद विवाद कहा जाता है। न्यायालय में हम वाद विवाद कर सकते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कलकल, नोचनी, खजवट, बाई, चेचक, बिनाई, फोड़ा फुंसी हो तो कोई बताओ। बरसात का दिन चल रहा है।
आगे बढ़ा जाए। आपका मौलिक अधिकार वाद योग्य है कि नहीं है? अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? आर्टिकल संख्या 12 से 35। आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको आर्टिकल 11 तक पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग 12 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे और तमाम पढ़ेंगे। हम आर्टिकल आपको 11 तक पढ़ा चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे 12 से। लेकिन 12 पढ़ने से पहले, कहां गया जी, इधर आओ। 12 पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। मूल संविधान में, कौन से संविधान में? मूल संविधान में, माने पुराने का जो बन करके उस समय तैयार हुआ था, कितने मौलिक अधिकार थे आपका? 7 मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान में कितना हो गया बच्चा? वर्तमान में कितना हो गया? 6 है। कितना है? 6 है। एगो जो कम हुआ है बाबू, वो 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति के अधिकार को, जो आपका मौलिक अधिकार था, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक बात बताओ, हम अभी बोले हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां वाद विवाद कर सकते हैं। ये हम बोले हैं। सोफा फलाओ, सोफा मंगवा दे। साहब के लिए चाय मिला कि नहीं सवेरे? साहब चाय आया कि नहीं साहब के लिए? नहीं आया? अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए देखो, मौलिक अधिकार केवल व्यक्तियों पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? व्यक्ति पे। देखो ध्यान से बच्चा, मौलिक अधिकार केवल किस पे लागू होगा? व्यक्ति पे। या निगम, और निगम में कंपनी होता है, इन सब पे लागू नहीं होता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो किसी का बाप भी आपसे नहीं छीन सकता है। बात समझ गए? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आपके कुछ मौलिक अधिकार को वो रोक देगा, सस्पेंड कर देगा। बाकी अन्यथा किसी के अंदर इतना ताकत नहीं है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, जो बेवजह का आपके मौलिक अधिकार को रोक दे। अगर आपके मौलिक अधिकार को रोका जाता है तब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात वाद विवाद कर सकते हैं। बात समझ गए? आपका मौलिक अधिकार जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब हम बताएंगे कि आपके मौलिक अधिकार क्या क्या है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम बताना भी शुरू करते हैं। वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है? पहले कितना था? संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि आपके अब संपत्ति को कानून कभी भी ले सकता है। ठीक है? मौलिक अधिकार रहता तो आप अपने संपत्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते थे। बात समझ गए? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपके जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। चलिए अब आप जो मौलिक अधिकार है आपके मूल, वो पढ़ते हैं। वर्तमान में कितना है? 6। पहला मौलिक अधिकार है आपको समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का अधिकार। आर्टिकल संख्या 14 से 18। बोलते रहना है, नहीं बोलिएगा गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल संख्या 19 से 22 तक है। 3 नंबर, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये आर्टिकल संख्या है। ठीक है? 4 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता।
क्या कह रहा है? 25 से 28। 5 नंबर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उनतीस 30। अब यही था बाबू, यही था, इसको रेड से लिखते हैं ताकि आप समझ जाएं जो अब हटा दिया गया। 6 नंबर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल संख्या 31, इसी को हटा दिया गया। 7 नंबर में फिर कलम चेंज कर लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का इलाज। संवैधानिक उपचारों का इलाज, आर्टिकल संख्या 32। चलिए थोड़ा सा आर्टिकल पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको आर्टिकल 11 तक बता चुके हैं, नागरिकता 11 तक, ठीक है। अब हम आपको 12 बताएंगे, 13 बताएंगे, उसके बाद 14 से 18 हम लोग समता का अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 14 के बाद 15 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। लेकिन यही रुकना जरा सा, इसी संपत्ति के अधिकार को जो आर्टिकल संख्या 31 में था और यहां 19 के एफ में था, 19 के किस में था? एफ में। इसको भी रेड से लिखते हैं, 19 के एफ में था एक, यहां पे बात समझे कि नहीं? तो अगर 12 से 35 के बीच में आता, 12 से 35 के बीच में आता तो आपका मौलिक अधिकार था, बात समझे? इसको हटा दिया गया और 19 के एफ को समाप्त कर दिया गया, अर्थात आर्टिकल संख्या 19 का एफ और आर्टिकल संख्या 31 को समाप्त कर दिया गया और ट्रांसफर करके आर्टिकल संख्या 300 के क में रख दिया गया। कहां रख दिया गया? 300 के क में, भाग 12। किस भाग में? भाग 12 में रख दिया गया। अब ये भाग 12 में चला गया, यानी कि अब वो आपके मौलिक अधिकार नहीं है, आपका मौलिक अधिकार रहा। अब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। अभी धीरे धीरे जैसे हम समझाते चले जाएंगे आपको समझ में आते चला जाएगा, ठीक ना। ये किया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। आपका जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल संख्या 31, 19F को 44वां संविधान संशोधन करके उसको आर्टिकल संख्या 300 के क में रख दिया गया, जो भाग 12 में आता है। बात समझ गए? इस प्रकार आपका मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना रह गया? 6। कितना रह गया? कितना रह गया? 6 रह गया। कोई समस्या? चलिए, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? अब हम आर्टिकल संख्या 12 पढ़ेंगे। एसी बंद है? कोई दिक्कत? इसको कोई लिख रहा है क्या? ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है, सब के सब लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार ये सब जरूरी चीज है, एक जगह रख दिया गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए, आर्टिकल संख्या 11 हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग 12 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 12। नहीं है, कोई बात नहीं, हम है ना, कोई बात नहीं।
चलो बाबू, अब आर्टिकल संख्या एक एक हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल 11 हो चुका है ना, अब क्या पढ़ेंगे? 12 पढ़ेंगे। ए भाई आओ ना। 12 कहता है राज्य की परिभाषा, या मौलिक अधिकार की परिभाषा। मौलिक अधिकार की परिभाषा, परिभाषा, यह आर्टिकल संख्या 12 कहता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। राज्य के अंतर्गत केंद्र भी आ गया, पूरा भारत देश आ गया, और भारत देश की छोटी छोटी जितनी भी संस्थाएं हैं जो अपने लिए कानून बना सकती हैं, उसको राज्य के दर्जे में रखा जाता है। बात समझ गए? अगर आपको राज्य का दर्जा या राज्य की परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है तो आप मत समझिएगा, आप सीधा मौलिक अधिकार की परिभाषा समझिएगा। आर्टिकल संख्या 12, बात समझ गए? मूल अधिकार की परिभाषा या राज्य की परिभाषा। जो संस्थाएं अपने लिए कानून बना सकती हैं वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे नगर निगम है, अपने लिए कानून बनाता है ना कि जहां तहां कूड़ा न फेंके, कूड़ा पकड़े जाने पर फेंकते हुए 500 रुपए का जुर्माना रखा जाएगा, ऐसा नियम बनाता है। बिजली विभाग अपने लिए नियम बनाता है ना कि बिजली चोरी करने पर। तो जो छोटी छोटी संस्थाएं अपने लिए कानून बनाती हैं, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो, बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, और भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये सब के सब राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्य की परिभाषा लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मौलिक अधिकार की परिभाषा समझिएगा, ठीक है? चलो आर्टिकल संख्या 13 ध्यान से देखो। 13 कहता है असंगत होने पर, असंगत होने पर अल्पीकरण, असंगत होने पर एंड नहीं, आपके मौलिक अधिकार का अल्पीकरण किया जाएगा। अल्पीकरण, देखिए बाबू, मौलिक अधिकार के तहत ही आपको बोलने की आजादी दी जाती है, ये बात आप जानते हैं। मौलिक अधिकार के तहत आपको बोलने की आजादी दी जाती है, तो किसी को गरियाने की आजादी नहीं ना दी जाती है।